नमस्कार साथियों। आज के दिन उस मंजर को याद करें, आज के दिन उस मंजर को याद करें, शहीदों की देशभक्ति को याद करें। जब मिली थी आज़ादी, जब मिली थी आज़ादी हमको खून के बदले, आओ उन देश प्रेमियों को याद करें, आओ उन देश प्रेमियों को याद करें। तो आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले मां भारती और उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दे दी, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और साथ ही आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए लेके आया है एक 30 डेज एमसीक्यू बैच, विशेष रूप से जो सीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। हालांकि यह बैच जो है राजस्थान के हर उस विद्यार्थी के लिए उपयोगी होगा जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वह आरएस की कर रहा है, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, सेकेंड ग्रेड की कर रहा है, सीईटी के माध्यम से होने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं की कर रहा है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की भी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जो है बैच रामबाण साबित होने वाला है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सीईटी 2012 का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करते हुए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे कि किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स, चाहे वह इंडियन ज्योग्राफी के हों, चाहे वह राजस्थान ज्योग्राफी के हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी के हो, चाहे राजस्थान इकोनॉमी के हो या फिर करंट बेस जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन सभी को समायोजित करते हुए हम यह बैच लेके आए ताकि विद्यार्थी को जो 45 दिन का एक समय मिला है, एक टारगेट मिला है, उस टारगेट को वह पूरा करके सीईटी में सफल हो, सीईटी में अधिकतम अंक प्राप्त करके आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनमें अपने आप को क्वालिफाई करे। तो इन्हीं के साथ हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं पर उस पर बात करते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, सीईटी 2022 पेपर सॉल्यूशन, जिसमें भारत के भूगोल को लेकर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के आधार पर हम इसके सेशन की शुरुआत करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक हम प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करेंगे और साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से हम अपना रिवीजन भी करेंगे। अब देखिए, भारत के भूगोल के संबंधित सीईटी 2012 के पेपर का एनालिसिस या सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं, इसका जो कारण है वह है कि अतीत को देख के हमें वर्तमान को सुधारना है। यानी कि पुराने पेपर्स को देख के हमें वर्तमान में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से हमको अपनी तैयारी को जो है दिशा देनी है, इसके लिए यह जरूरी है। और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के यानी कि भारत के भूगोल के जितने भी प्रश्न सीईटी में पूछे गए हैं उन सब पर जो है बात करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे और साथ साथ उन टॉपिक को भी पूरा करते हुए जाएंगे। क्योंकि जब हम सीईटी में भूगोल के विषय के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वह ज्योग्राफी भूगोल से पूछे जाते हैं। यदि हम भारत और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो लगभग 25 प्रश्न जो है वह सीईटी 2022 पेपर में पूछे गए थे, जिसमें से 10 प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से थे और 15 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी से थे। अब 10 प्रश्न का मतलब यह नहीं कि किसी एक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछ ले, नहीं, 10 प्रश्न का मतलब है उन्होंने आपको 10 टॉपिक पूछे हैं। और हमारे सिलेबस में जब हम इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं तो लगभग 10 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक से एक या दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो जिस प्रकार से सीईटी 2012 का जब पेपर पैटर्न देखते हैं उसी के अनुसार हम एमसीक्यू की भी बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहले उन प्रश्नों की बात करते हैं जो हमें सीईटी में पूछे गए हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला प्रश्न
कि यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? ए 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, बी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, सी 97 डिग्री 30 मिनट पूरब, या डी 180 डिग्री पूरब। अब हमें सबसे पहले तो प्रश्न में क्या दे रखा है और उसके बाद हमें पूछा गया कि क्या बताना है। तो सबसे पहले तो हमें जो जो पॉइंट प्रश्न में दे रखे हैं उन पर बात करते हैं। तो हमें प्रश्न में दे रखा है, एक तो भारतीय मानक समय रेखा, क्या दे रखा है? भारतीय मानक समय रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा का मतलब है कि वह देशांतर जो भारत के लगभग मध्य से गुजरता है और जिससे भारत के समय की गणना की जाती है। तो भारतीय मानक समय रेखा किसे माना गया है? वह माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया है। दूसरा है कि अब इस भारतीय मानक समय रेखा को किससे रिप्लेस किया जाएगा? प्रधान देशांतर रेखा, जिसे हम प्रधान याम्योत्तर या प्रधान याम्य मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो दूसरा दे रखा है प्रधान देशांतर रेखा, और प्रधान देशांतर रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। क्लियर? और इसके बाद हमें पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए 180 डिग्री देशांतर का क्या होगा। अब देखिए, हमें ऑप्शन पर नजर डालिए। हमें एक तो दे रखा है 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, बी दे रखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब देखिए, जीरो को किसके साथ रिप्लेस किया जा रहा है? भारतीय मानक समय रेखा के। इसका मतलब है कि भारतीय मानक समय रेखा को जब हम रिप्लेस करेंगे तो वहां कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहां तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जब भारतीय मानक समय रेखा को प्रधान देशांतर के साथ रिप्लेस करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर नहीं होगी। इसका मतलब बी और डी ऑप्शन तो क्या हो गए? बाहर। अब बचे हमारे पास ए और सी, यानी कि 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर होगा या फिर 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। अब इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल एक फ्लो चार्ट बनाना है। और जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज हमें परीक्षा में या प्रश्न में दे रखी है और कौन सी चीज हमें पूछी गई। अब समझना है इसको। देखिए, यहां है 0 डिग्री देशांतर, यहां है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहां है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहां पर हम बात करें 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। पढ़ गया।
अब क्या कहा गया है कि इस 0 डिग्री देशांतर को कहां रिप्लेस किया जा रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने वाले देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए। जब इसको हम दर्जा देंगे तो हमें पूछा गया है कि इसका देशांतर क्या होगा। तो सिंपल सी है, जब हम 0 से लगाकर यहां पर जाते हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब जब 0 यहां पर आ गया तो 180 डिग्री देशांतर, यानी कि शेष कितने बचे। तो अब ध्यान रखना, 180 डिग्री माइनस 82.5, 180 में से 82.5 को कम करेंगे तो कितने आएंगे, 97 डिग्री 30 मिनट आएंगे। तो अब यहां देशांतर, यदि यहां 0 डिग्री है तो यहां कितना होगा, 97 डिग्री 30 मिनट। और यह किधर है, पूरब दिशा में है, इसीलिए यहां क्या होगा, पूर्वी देशांतर, यानी कि पूर्वी देशांतर होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। और इस प्रकार के प्रश्न हमें कहां से पूछे जाते हैं, भारत की स्थिति और विस्तार से पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, इसका कारण है क्योंकि स्थिति और विस्तार के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो जो हमारी भारत की खगोलीय स्थिति है, या यह कहें कि भारत की जो है गोलार्ध में या ग्लोबीय स्थिति की बात करें तो भारत की जो ग्लोबीय स्थिति है उसका निर्धारण हम अक्षांश और देशांतर से करते हैं। और इसीलिए हमें सबसे पहले भारत की स्थिति और उसके विस्तार को समझना है। और स्थिति को जब समझेंगे और उसकी जब हम ग्लोबीय स्थिति को समझेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न जो हमें विश्व भारत को ऐड करके जोड़कर जो पूछे जाते हैं उनको करना आसान होगा। और इसीलिए जब हम एमसीक्यू की बैच की बात करेंगे, जब टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम भारत की ग्लोबीय स्थिति को लेकर क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सबसे पहले तो भारत की स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए, कौन सी, ग्लोबीय स्थिति। और जिनको ग्लोबीय स्थिति पता है, जिनको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता है, कौन से, भारत के संदर्भ में, वही विद्यार्थी इन प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं। सामान्यतः विद्यार्थी जो है इन प्रश्नों को छोड़ने की कोशिश करता है या जल्दबाजी में गलत करने की कोशिश करता है, पर हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि 0 डिग्री को रिप्लेस किया है तो आगे 82.5 डिग्री को 0 मान लिया तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानी जाती है वहां कितनी होगी, तो वहां 97 डिग्री 30 मिनट और पूरब में है, इसलिए क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर कहलाएगा। क्लियर हो गया। बात करें अगले प्रश्न की जो सीटी के अंतर्गत पूछा गया। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्र शुष्क कृषि की जाती है। ए 100 सेंटीमीटर से 150 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में, बी 35 सेंटीमीटर से 75 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, सी 75 सेमी से 110 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, या फिर डी 150 से अधिक वर्षा क्षेत्रों में। अब सीधा प्रश्न है शुष्क कृषि। अब शुष्क कृषि कहां की जाती है, यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए समझना यहां से, शुष्क कृषि जो है यहां 750 मिलीमीटर या 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहां पर 750 मिलीमीटर या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वह क्या कहलाती है, शुष्क कृषि कहलाती है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन में
100 सेमी से 150 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं होगी। 35 सेमी से 75 सेमी वर्षा वालों में, इसका मतलब 75 से क्या है, कम है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। सी है 75 से 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में, तो 75 से ज्यादा है, वहां पर शुष्क कृषि नहीं होगी। और 150 सेमी से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में, तो यहां पर भी शुष्क कृषि नहीं होगी, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी। अब यहां पर ध्यान रखना, जहां पर शुष्क कृषि की जाती है, यानी कि जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहां पर कौन से फसलों का उत्पादन होता है, तो यह ध्यान रखना। ऐसी फसलें जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे हैं बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, इन फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और जो शुष्क कृषि होती है, यह पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है, इसीलिए इसे हम बारानी कृषि के रूप में भी जानते हैं। और यह प्रश्न हमें पूछा जा सकता है कि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर कृषि कौन सी है, तो जो पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है, कि वर्षा होगी तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी, वह कहलाती है बारानी कृषि। और विशेष रूप से भारत का जो पश्चिमी भारत है, वहां पर वर्षा की कमी होने के कारण जो है शुष्क कृषि की क्या रहती है, प्रधानता रहती है। और इसीलिए ऐसे प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्यतः जैसे ही हम कृषि की बात करते हैं, विद्यार्थी फसलें याद करके जाते हैं कि बाजरा कहाँ होता है, चावल कहाँ होता है, गेहूं कहाँ होता है, मक्का कहाँ होता है, या फिर नगदी फसलों में चाय है, कहवा है, जूट है, रबर है, गन्ना, इनका उत्पादन कहाँ होता है, वह सभी फसलें हैं। जबकि हमें कृषि और फसलें दोनों पढ़ने होती है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कृषि क्या है, कृषि कितने प्रकार की होती है, और उसमें उन कृषि में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। तो इसका भी अभ्यास हम जब भारत की कृषि और फसलों के टॉपिक का जब एमसीक्यू लाएंगे, तो उसमें कृषि और फसलों को लेकर जितने सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ए, योजना आयोग के द्वारा, बी, कृषि मंत्रालय द्वारा, सी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, या डी, मौसम विभाग के द्वारा। अब समझना यहां से, कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण, कृषि जलवायु का निर्धारण मिट्टी, तापमान, वर्षा, जलवायु, जल संसाधन की उपलब्धता के आधार पर
योजना आयोग, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग, द्वारा योजना आयोग या नीति आयोग के द्वारा किया गया है। क्लियर हो गया? तो इसका सही उत्तर क्या है, ए, योजना आयोग। कि भारत में जो कृषि जलवायु खंड है उसका निर्धारण योजना आयोग के द्वारा किया गया। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो ध्यान रखना, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितने? 15। और हमारे सिलेबस में कृषि जलवायु प्रदेश, चाहे वो भारत का भूगोल हो चाहे वह राजस्थान का भूगोल हो, प्रत्यक्ष रूप से मेंशन नहीं होता है। लेकिन पिछले कई एग्जाम में हम देख रहे हैं कि कृषि जलवायु खंड को लेके हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कृषि जलवायु प्रदेश हमारे सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम कृषि और जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो दोनों को संयुक्त रूप से योजना आयोग के द्वारा कृषि जलवायु प्रदेशों के रूप में भारत का और राजस्थान का भी विभाजन किया है। और इसीलिए कृषि जलवायु प्रदेश का अध्ययन करना अति आवश्यक है और हर बार वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने? 15। तो वह कौन कौन से हैं? तो एक बार यदि हम भारत के मानचित्र में देखें तो इस प्रकार से आपको कृषि जलवायु प्रदेश दिखाई देंगे। अब इसमें कौन कौन से हैं केवल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो भाग है वह है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालयी प्रदेश है। दूसरे में जो आता है वह आता है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य आएंगे। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। उसके बाद तीसरा आएगा गंगा का निचला मैदान। गंगा का निचला मैदान। चौथा जो है वह है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। 5 नंबर पर है वह है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। उसके बाद है 6 नंबर पर ट्रांस गंगा मैदान। ट्रांस गंगा मैदान। इसके बाद 7 नंबर की बात करें तो पूर्वी पठार वह पहाड़ी। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी। 8 नंबर की बात करें तो यह आएगा मध्य का पठार या मध्य पठार। इसके बाद बात करें 9 नंबर पर तो 9 नंबर पर जो आएगा पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी। और 10 नंबर की बात करें तो यह आएगा दक्षिणी पठार और पहाड़ी। दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी। इस तरह से 10। इसके अलावा 11 की बात करें तो 11 नंबर पर है पूर्वी तटीय एवं पूर्वी तट एवं पहाड़ी। 12 नंबर पर है
वह है पश्चिमी तट एवं पहाड़ी। 13 नंबर पर है गुजरात का मैदान। 14 नंबर पर है पश्चिमी मरु क्षेत्र और 15 नंबर पर है द्वीपीय क्षेत्र, जिसमें अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। तो इस तरह से जो है भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अब हमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा उस पर बात करना। जब हम कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला तो यही पूछा जाता है कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, तो 15। और किसके द्वारा किया गया है, तो योजना आयोग, जिसे वर्तमान में हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हमें 15 कृषि जलवायु प्रदेश को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो हमें पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर जो राज्य है, जिसमें आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा, ये जो पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें हम 7 सिस्टर के रूप में भी जानते हैं, यह किस कृषि जलवायु खंड का भाग है, तो यह 2 नंबर पर आएगा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र का भाग है। या फिर पूछा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान यह किस कृषि जलवायु खंड में है, तो 14वें कृषि जलवायु खंड में। और द्वीपीय क्षेत्र, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, किस कृषि जलवायु खंड का भाग है, तो 15। यही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पंजाब का मैदान भारत के किस कृषि जलवायु खंड में आएगा। अब पंजाब का मैदान जो है उसका सीधा संबंध किससे है, वह है ट्रांस गंगा मैदान से, कि गंगा पार जो मैदान है जिसे ट्रांस गंगा मैदान कहते हैं, उसमें, यानी कि 6 नंबर में यह आएगा। और या फिर पूछा जा सकता निम्न में से कौन सा एक कृषि जलवायु खंड गंगा के मैदान का भाग नहीं है, ट्रांस गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान। तो ध्यान रखना, ट्रांस गंगा मैदान जो कि पंजाब में, वह गंगा के मैदान का भाग नहीं है, लेकिन कृषि जलवायु खंड में उसे हम ट्रांस गंगा मैदान के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें कृषि जलवायु खंड को लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक दिन पूरा टॉपिक कृषि जलवायु खंड पर बात करेंगे। चला आगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। ए पचपदरा में, बी लूणकरणसर में, सी अमर सागर में, डी सूरतगढ़ में। अब ध्यान रखना, सबसे पहले जैतून, जिसे हम ओलिव के नाम से जानते हैं, और जैतून का जो उपयोग है वह किस रूप में किया जा रहा है, बायोडीजल, जैव ईंधन बनाने में किया जा रहा है। और जैतून की जो पहली रिफाइनरी है, इसकी स्थापना की गई थी लूणकरणसर। कहां पर है, बीकानेर में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी। लेकिन ध्यान रखना कि राजस्थान में बायोडीजल जो है वह जैतून के अलावा जेट्रोपा से भी बनाया जाता है, रतन जोत से भी बनाया जाता है। जेट्रोपा से। और इसका उपयोग भी किसमें किया जाता है, बायोडीजल बनाने में। और इसकी जो है
जेट्रोपा आधारित पहले रिफाइनरी की स्थापना जो की गई है वह कहां की गई थी? उदयपुर में। कालरावास उदयपुर में जेट्रोपा रिफाइनरी किसकी स्थापना की गई थी? जेट्रोपा रिफाइनरी की स्थापना की गई। जबकि लूण करंसन में जैतून रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। अब यदि हम पचपदरा की बात करें, पचपदरा जो कि वर्तमान में किस जिले में है? बालोतरा में। यहां पर भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी, किसकी? भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी की स्थापना कहां की गई? पचपदरा में। और जहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना की जा रही है और यह राजस्थान की पहली रिफाइनरी है, जबकि यह भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। अमर सागर की बात करें तो अमर सागर में, अमर सागर जो कि कहां पर है? जैसलमेर में। और यहां पर राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई। और सूरतगढ़ यहां कहां पर है? श्री गंगानगर, यहां पर तापीय यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय ऊर्जा लिग्नाइट आधारित परियोजना वह कौन सी है? सूरतगढ़ है। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन भी वही दिए जाएंगे जो या तो राजस्थान में पहले हो या फिर भारत में पहले हो। तो जब हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करें या फिर भारत के भूगोल का अध्ययन करें तो जो राजस्थान की परियोजनाएं भारत में प्रथम स्थान पर है उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो राजस्थान में, लेकिन जिस तरीके से यह भारत के संदर्भ में पूछा गया है तो हमें राजस्थान की परियोजनाओं को भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम में कैसे पूछा जाए, यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है? ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रागी क्या है। रागी जो है यहां रागी जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मंडुआ कहा जाता है। मंडुआ स्थानीय, और इसको किस श्रेणी में रखा गया है? इसको मोटे अनाज की श्रेणी में। बाजरा, ज्वार और रागी मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है। बाजरा के साथ बाजरा, ज्वार और रागी को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया। अब इसका सबसे ज्यादा उत्पादन, अब देखिए यदि हम बात करें
रागी की, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में। अब समझना, पूरे भारत के कुल उत्पादन का 64.8% सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, वह आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु कितना करता है? 7.1%। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र कितना करता है? 5.4% के आसपास करता है। तो हमें प्रतिशत याद नहीं करने, नहीं हमें प्रतिशत पूछे जाएंगे, क्योंकि यह हर वर्ष बदलते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि भारत में रागी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। इसका सही उत्तर क्या है? डी। अब रागी को लेके तो हम कहते हैं कर्नाटक, लेकिन दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है मोटे अनाज को लेके। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक। कौन सा राज्य करेगा? दूसरा कौन सा राज्य है? राजस्थान। और तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी कि यहां मोटे अनाज का क्या करते हैं? उत्पादन। लेकिन यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मोटा अनाज कहां बोया जाता है, तो बुआई की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद बात करें तो कर्नाटक। कृषित क्षेत्रफल, तो कृषित क्षेत्रफल जो है, मोटे अनाज का कृषित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा राजस्थान में है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक। जबकि मोटा अनाज सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है? सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में, उसके बाद राजस्थान में, और उसके बाद कहां होता है? महाराष्ट्र में। तो हमें मोटे अनाज के रूप में भी पूछा जा सकता है और रागी के रूप में भी पूछा जा सकता है। और जबकि रागी के रूप में पहले पूछा जा चुका है, तो सामान्यतः हमें मोटे अनाज को लेकर पूछे जाने की संभावनाएं और इसलिए है क्योंकि बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है, और इसीलिए बाजरा नहीं पूछकर हमें मोटे अनाज के रूप में पूछा जा सकता है कि मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, या मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्पादन में तो दूसरा स्थान है, जबकि कृषित क्षेत्रफल में पहला स्थान है। और यहीं पर आके विद्यार्थी कई बार गलती करते हैं कि एक एक फसल को वह पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमें पूरा मोटे अनाज में, जिसमें हम बाजरा है, ज्वार है, रागी को शामिल करते हैं, इनको सामान्यतः एक साथ पूछा जा सकता है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है पोन्नम मध्य प्रदेश, पौडू आंध्र प्रदेश और ओडिशा, झूम असम, कुमारी क्षेत्रफल। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है। स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि, यानी कि जो वन क्षेत्र है उनको काटकर या उनको जलाकर जो है कृषि की जाती है, उसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः स्थानांतरित कृषि वनों में निवास करने वाली आदिवासी जनजातियों के द्वारा ज्यादा की जाती है, और इसीलिए जो वन क्षेत्र है वह इस कृषि से सबसे ज्यादा प्रभावित है, और स्थानांतरित कृषि को मरुस्थलीकरण के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। तो इसीलिए हमें स्थानांतरित कृषि को लेकर प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है।
तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से राज्यों में स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है और उसे क्या कहा जाता है। तो यदि हम भारत में बात करें, भारत में स्थानांतरित कृषि की, भारत में स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं तो राज्य के अनुसार हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे वालरा भी कहते हैं, दजिया भी कहते हैं और चीमाता भी कहते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? देपा कहा जाता है, दहिया कहा जाता है, दहिया कहा जाता है और बेवर कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है और अंडमान निकोबार में क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। झारखंड में बात करें तो कुरुवा कहा जाता है। ओडिशा में बात करें, ओडिशा में ब्रिंगा कहा जाता है, कमान कहा जाता है, पामा डाबी कहा जाता है और पोंडू कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पोंडू या फिर इसे ही क्या कहा जाता है? पेड़ा कहा जाता है। केरल में कुमारी कहा जाता है। यही बात यदि मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में पलामू कहा जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में इसे झुमका। यानी कि भारत में जितनी भी स्थानांतरित कृषि होती है उनको किस किस नाम से जानते हैं, इसमें पूरी स्थानांतरित कृषि आ गई। अब हमें पूछा गया है केरल में कुमारी सही है। असम, असम किस में आता है? पूर्वोत्तर राज्यों में, इसीलिए वहां पर क्या कहते हैं? झूम। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में क्या कहते हैं? पोंडू कहते हैं, यह भी सही है। तो इसका मतलब सही उत्तर कौन सा जो है? सुमिलित नहीं है, इसका सही उत्तर है ए, पौनम जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं कहते। और यदि आपने इस फ्लो चार्ट को, जो हमने इस पैनल को देख लिया है कि भारत में कौन कौन सी स्थानांतरित की जाती है, तो स्थानांतरित कृषि का कोई भी प्रश्न चाहे वह किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इनमें से ही पूछा जाता है। और हम इस टॉपिक को बहुत डीपली रटने की कोशिश करते नहीं, हमें केवल इतना समझना है
कि कौन सा राज्य है और वहां पे स्थानांतरित कृषि या कौन सी झूमिंग कृषि होती है। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है पाक स्टेट अवस्थित है ए भारत और मालदीव के मध्य, बी भारत और इंडोनेशिया के मध्य, सी भारत और म्यांमार के मध्य, डी भारत और श्रीलंका के मध्य। अब देखिए पाक स्टेट क्या है समझना यहां से। यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और यह श्रीलंका है, और इन दोनों के बीच की जो जल संधि है इसे कहा जाता है पाक स्टेट, जो कि किसके मध्य है? यह श्रीलंका और तमिलनाडु भारत के मध्य है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी, कि पाक स्टेट अवस्थित है। अब यदि आपको पाक स्टेट पूछा गया है पिछले एग्जाम में, तो निश्चित रूप से इस बार पाक स्टेट के अलावा जो भी, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय सीमा हो चाहे वह चैनल हो, उनको भी पूछे जाने की संभावना है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत जो है किन किन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा या चैनल का जो है निर्माण करता है, तो उनके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हमें पूछी जाती है एक तो मैकमोहन रेखा, यह किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। डूरंड रेखा, यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य, क्योंकि जब इसका निर्धारण हुआ था उस समय यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन अब यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। तो इस तरह से एक तो यह 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, और एक पूछा जाता है 0 पॉइंट, ढाई गज गलियारा, या फिर तीन बीघा कॉरिडोर, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो इस प्रकार से हमें एक तो भारत जिन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उसको किस नाम से जानते हैं वह पूछे जाने की संभावना है, और 0 पॉइंट या 2.5 गज गलियारा या फिर या कहें 3 बीघा कॉरिडोर इसलिए पूछा जाने की संभावना है क्योंकि अभी जो है बांग्लादेश की आप राजनीतिक स्थिति समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत और बांग्लादेश के मध्य, चाहे वह सुंदरवन डेल्टा को लेके हैं, चाहे वह 0 पॉइंट या फिर न्यू मोर द्वीप, उनको लेके जो भी प्रश्न बनने की संभावना है वह पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ें तो भौगोलिक स्थिति और विस्तार में बांग्लादेश के साथ जो भारत की भौगोलिक सीमा है उसका एक बार विस्तार से अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज अध्ययन करें, ताकि प्रश्न यदि वर्तमान परिस्थितियों में करंट के आधार पर पूछा जाए तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। अब ये तो थी सीमा रेखा। अब चैनल कौन कौन से
जो हमें एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे पाक स्टेट को लेके हमने बात की, इसी प्रकार और कौन कौन से चैनल्स जो हमें पूछे जा सकते हैं, तो उसमें है एक तो कोको स्टेट पूछा जा सकता है, यह भारत और म्यांमार के मध्य है। इसी तरह से 8 डिग्री चैनल पूछा जा सकता है, यह भारत और मालदीव के मध्य है। इसी प्रकार ग्रेट चैनल पूछा जा सकता है, यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य। इस तरह से हमें चैनल्स भी प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है स्थिति और विस्तार में, भौगोलिक स्थिति और विस्तार को लेके विशेष रूप से सीमाओं के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? ए राजपीपला, बी भरनेर, सी महादेव, डी मैकाले। तो अब इसका मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो पहाड़ियां हैं उनको लेके हमें प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि सतपुड़ा श्रृंखला में कौन कौन सी पहाड़ियां आती है। तो देखिए, सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा की श्रृंखला में यदि हम बात करें तो इस तरह से पहाड़ियां हैं, और सतपुड़ा श्रेणी में 3 पहाड़ियां आती हैं। कितनी पहाड़ियां आती हैं? कौन कौन सी हैं? एक तो है राजपीपला की पहाड़ियां, दूसरी है महादेव की पहाड़ियां, और तीसरी है मैकाले की पहाड़ियां। तो इसका मतलब राजपीपला की पहाड़ियां भाग हैं, महादेव की पहाड़ियां भाग हैं, और मैकाले की पहाड़ियां भाग है, लेकिन भारनेर की पहाड़ियां इसका भाग नहीं है। भारनेर, जिसे हम भंडारे की पहाड़ियां कहते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भंडारे की पहाड़ियां किसका भाग है। तो यह जो सतपुड़ा श्रेणी है, यह पूरी क्या कहलाती है? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में एक और पहाड़ियों की श्रृंखला है, इस पूरी श्रृंखला को कहा जाता है विंध्याचल श्रेणी। और इसमें विंध्याचल श्रेणी में एक तो है जोबट हिल है, एक विंध्याचल है, एक भंडारे की पहाड़ियां हैं, और कैमूर की पहाड़ियां। तो इसका मतलब यह जो भारनेर या इसे भंडारे की पहाड़ियां कहते हैं, यह विंध्याचल का भाग है, सतपुड़ा का भाग नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह है कि इन दोनों के मध्य, यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में
एक नदी घाटी है जिसे कहा जाता है नर्मदा नदी घाटी। तो यह भी ध्यान रखना कि नर्मदा नदी घाटी जो है वह किसके मध्य है? विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। और यहां हमें प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी घाटी किन की सीमा का निर्धारण करती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा की सीमा का निर्धारण करती है, जो कि एक रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी के रूप में जानी जाती है। और यह जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में भ्रंश घाटी है, इसी कारण जो है नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और इस तरह से हमें जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सभी पहाड़ियों के नाम पता होने चाहिए, किस राज्य में है यह पता होना चाहिए, और उसकी क्या विशेषता है यह क्लियर होना चाहिए। और उसी को आधार बना के हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में भी हम जो है 30 डेज एमसीक्यू बैच में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी त्रिपुरा। अब समझना यहां से सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भारत में वन क्षेत्र, कि भारत में वन क्षेत्र कितना है। तो भारत में जो वन क्षेत्र है वह है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.7% है, यह ध्यान रखना। अब इसमें 2 पॉइंट याद रखना। एक तो सर्वाधिक क्षेत्रफल और दूसरा याद रखना सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल का मतलब है कि सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्यों में? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वह आएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत का पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा कहां पर है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अब प्रश्न पर आइए कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी मिजोरम में सबसे ज्यादा क्या है? क्षेत्रफल प्रतिशत है। जबकि सबसे ज्यादा विस्तार या सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? तो सबसे ज्यादा विस्तार या प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि हमें क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है या कैसे प्रश्न में पूछा जा सकता है।
क्लियर। इसके बाद बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, जो कि सीईटी 2022 के प्रश्न पत्र में अंतिम प्रश्न के रूप में पूछा गया था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए कावेरी, बी शरावती, सी पेरियार, डी गोदावरी। तो देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से जलप्रपात हैं, कहां पर हैं, किस नदी पर है और उसकी क्या विशेषता है, और उसी के आधार पर हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के जलप्रपात का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो जो जलप्रपात का अध्ययन करते हैं, इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं वह है जोग, गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात। और यह कहां पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। इसका मतलब है कि यहां तो नदी नहीं होगी। उसके बाद दूसरी जो पूछा था वह है शिव समुद्रम जलप्रपात। यहां कावेरी नदी पर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए कावेरी नदी कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक। अब इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसके अलावा है हुंडरू जलप्रपात। यहां स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। कांचीकुल जलप्रपात, यह वराही नदी पर कर्नाटक में है। कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात, यह चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसी तरह से चित्रकूट जलप्रपात, यह इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। और दूध सागर
जलप्रपात, यह मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा। तो इस तरह से भारत में जितने भी जलप्रपात है वह सभी यहां है और इसी में से कोई एक जलप्रपात एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से हमें भारत के भूगोल में जितने भी टॉपिक जो हमारे सिलेबस में हैं उन टॉपिकों के 30 दिन हम एमसीक्यू के माध्यम से इसी प्रकार से जो है अभ्यास करेंगे और हर एक टॉपिक को हम एक एक दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि सीईटी 2024 जो समान पात्रता परीक्षा है उसमें कोई भी प्रश्न चाहे भारत के भूगोल का हो या फिर उसके बाद हम राजस्थान के भूगोल पर चर्चा करेंगे, उसका कोई प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को एक बार पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप इन क्लासों के माध्यम से अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए और परीक्षा तक हम आप लोगों के साथ इसी तरह से जो है एमसीक्यू के माध्यम से टॉपिक वाइज अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।